हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज। हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 8 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, सोशल जस्टिस एंड लॉ, कानून और सामाजिक न्याय। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कानूनों को बनाया जाता है और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में 2 केस स्टडीज के थ्रू ये समझाया गया है कि कानूनों की ज़रूरत किस तरह बनती है, क्या ज़रूरत है कुछ कानून की, और उसे बनाने के बाद किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक केस स्टडी में एग्जांपल दी गई है मार्केट सिचुएशन की। ठीक है, आप अगर मार्केट में देखें तो क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या कानून बनाए गए, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया गया। और दूसरी केस स्टडी में हमें बताया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको लागू करने में अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इन 2 केस स्टडी के थ्रू हम पूरे सिस्टम को समझेंगे कि कानून बनाना और बनाने के साथ साथ उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, लागू करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो जस्ट अ सेक। फाइन। तो सबसे पहले ये एग्जांपल दी गई है कि अगर मार्केट सिचुएशन में अगर हम देखें, बाहर मार्केट में जाके अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो लेबर के साथ हो रही है, जो वर्कर्स के साथ हो रही है, वो है वेजेस की। वेजेस मतलब उनको जो आमदनी है वो इक्वल नहीं मिल रही है। काम ज्यादा कराया जा रहा है लेकिन पैसे उतने नहीं मिल रहे जितना उनके साथ काम किया जा रहा है। जितना उनको काम कर रहे हैं उतने उनको पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा देर तक उनसे काम करवाते हैं और उनको पैसे कम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो भी इंडिया के सिटीजन हैं, उनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। बट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो उनको वेजेस कम देते हैं। ठीक है, कम के साथ साथ जो उनकी वर्किंग की कंडीशन है, जहां वो काम करते हैं, वो भी ह्यूमेन नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा बुरी हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, उनकी बॉडी पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पे तो कम है ही, साथ में वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कानून आ जाता है मिनिमम वेजेस लॉ। ये कानून है कि हर इंसान को, हर वर्कर को कुछ मिनिमम आय मिलनी चाहिए, उससे नीचे नहीं दे सकते। आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, आप जितना मर्जी काम कराएं और अपनी मर्जी से दे दें। कुछ फिक्स्ड वेज है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उससे नीचे वर्कर्स को नहीं मिल सकती पे। सो मिनिमम वेजेस लॉ लाने का मकसद यही था ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो भेदभाव है, वो वर्कर्स के साथ खत्म हो सके। उसी की तरह गवर्नमेंट ने और भी लॉज लाए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मार्केट में बेचा जा रहा है, उसे सही तरीके से बनाया जाए, वो कंटामिनेटेड ना हो, वो हजार्डस ना हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी आपके हेल्थ को खराब करने वाली चीज ना डाली गई हो। कंज्यूमर के हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए। जो ये कानून बनाए जाते हैं वो सिर्फ वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, प्रोड्यूसर्स की प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए भी। ठीक है, मकसद है ताकि सबको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, सबके जो हक है उनका ध्यान रखा जा सके। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है? मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है कि वेजेस शुड नॉट बी बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम वेज। जो एक पर्टिकुलर वेज फिक्स कर दी गई है, उससे नीचे कम आप किसी को भी नहीं दे सकते, चाहे कोई भी तरीके का वर्कर्स हो। ठीक है, साथ ही ये कहता है कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। जो भी वर्कर वहां काम कर रहे हैं, उनका हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए वर्क प्लेस पे। ठीक है, जो मशीन जिस मशीन पे वो काम कर रहे हैं, वो मशीन प्रॉपर वर्क करती हो, पुरानी ना हो कि कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, और इन केस अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रॉपर कंपनसेशन भी वर्कर्स को मिले। इट हैज बीन रिटन इन मिनिमम वेजेस लॉ। ठीक है,
अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था हो। आग लग जाती है, कोई ऐसी अनवांटेड इंसिडेंट हो जाता है, तो अलार्म सिस्टम हो, लोगों को वहां पे जो वर्कर्स है उनको आप कहे अवेयर किया जा सके, उनको वार्निंग दी जा सके। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हर इंडस्ट्री को, हर फैक्ट्री को फुलफिल करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही बात करते हैं कि इस लॉ में यह भी कहा गया है कि जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं वो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट सेट करती है उसे मीट करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन का भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई हजार्डस केमिकल ना हो जो हेल्थ को इंपेयर करता हो, है ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर कोई कंपनी बना रही है तो उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन रखने चाहिए। ठीक है, यानी कि उस अप्लायंस को यूज करते हुए करंट लग जाए, तो कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मीट करना पड़ता है। ओनली देन यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, सो ये कानून क्यों बनाए गए हैं? ताकि सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। यहाँ पे कंज्यूमर, सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय, कि समाज के हर सेक्शन को न्याय मिले, वो लोअर सेक्शन है, अपर सेक्शन है, कोई भी है, सबको न्याय मिले। तो वर्कर जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी भी सिक्योरिटी हो, उसे भी अच्छी तनख्वाह दी जाए, उसे भी जो वर्किंग कंडीशन है प्रॉपर दी जाए। साथ ही वो प्रोडक्ट जब मार्केट में पहुंच रहा है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है तो उसकी भी प्रोटेक्शन हो, तब भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए। ठीक है, सो दीज लॉज आर मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ। ठीक है, और जो प्राइसेस हैं, दिस ऑल्सो से डैट कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, एसेंशियल गुड्स क्या हो गए? दैट इज नेसेसरी फॉर द लिविंग। ठीक है, जैसे खाने की चीजें हो गई, जो बेसिक नेसेसिटी के लिए चीजें होती है, उनका प्राइस आप ज्यादा हाई नहीं रख सकते क्योंकि उसके बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आप देखिए लग्जरी में जीएसटी को हाई रखा गया है क्योंकि लग्जरी गुड्स आर नॉट नेसेसरी, है ना, वो लग्जरी में आते हैं, आप उनके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जहां पे फूड की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, वो बेसिक नेसेसिटी में हो जाता है। ठीक है, तो उनका प्राइस आप गाड़ी का प्राइस हाई कर सकते हैं, बट आप जो फेयर है उसका प्राइस एक्सट्रीमली हाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करने हैं, आप फेयर पे करेंगे। अब फेयर को आप टू हाई नहीं कर सकते। ठीक है, व्हीकल परचेज करना दैट इज लग्जरी, बट फेयर को हाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो एसेंशियल गुड्स जो हैं दैट शुड नॉट बी हाई। ठीक है, साथ ही द लॉ रिक्वायर्स दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर। जो फैक्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं वो हवा को और पानी को पॉल्यूट ना करें। ठीक है, सो दीज आर अबाउट द लॉज जो बनते हैं और उनका बनने का क्या मकसद है। इस तरह से इन लॉज को बनाकर जो प्रोटेक्शन है हर सेक्शन को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, साथ ही लॉज चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी बनाए गए हैं। ठीक है, लॉज एंड सोशल जस्टिस की बात हो रही है तो कानून के बनाने का रीजन है ताकि सबकी प्रोटेक्शन हो। वर्कर्स की प्रोटेक्शन हो रही है उनको मिनिमम वेज देकर, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन देकर। कंज्यूमर की हो रही है प्रोडक्ट का सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करके। अब चाइल्ड से रिलेटेड भी बनाए कि 14 साल से कम के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, 14 से 18 साल के तक के बच्चों को आप हजार्डस में नहीं कर सकते और 14 से कम वालों को किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही जो वर्कर्स हैं उनको पूरा हक है यूनियन बनाने का ताकि वो अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो नीड्स है, उनको जो मैनेजमेंट है उसके सामने रख सकें। इनमें से बहुत से जो लॉज हैं दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। पार्ट 4 में डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, राज्य सरकार को कुछ डायरेक्शन दी गई हैं कि उनको किस तरीके से अपनी जो जनता है, अपने नागरिक हैं, उनके लिए काम करना है। तो ये सब वहां पे भी मेंशन की गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी जहां पे ये बताया गया है इस चैप्टर में कि लॉज कैसे बनते हैं और किस तरह से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। ठीक है, दूसरा जो केस स्टडी है वो हमें ये बताती है कि किस तरह से कानून के बनने के बाद अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अब कानून तो बन गया कि भाई वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है वहां सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी तो जरूरी है। अब कौन चेक करेगा कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो भी रहे हैं कि नहीं?
गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते हैं, वहां पर ऑडिट होता है, वहां पे चेकिंग होती है, बट अगर करप्शन इतनी हो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखकर ही उसे इग्नोर कर दें, उन सेफ्टी स्टैंडर्ड को नहीं मेंटेन किया जा रहा, या बार बार कंप्लेन करने पर भी सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसका जो एग्जांपल है, जिसकी जो एक एक्सीडेंट जो हिस्ट्री में हमारे देश ने देखा था, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस पे आई थिंक एक वेब सीरीज भी है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, द रेलवे मैन। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे वो देखे उन्हें, उनसे आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये जो एक्सीडेंट था जिसे प्रिवेंट किया जा सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्रॉपर लॉज की इंप्लीमेंटेशन की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जहां पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई। सिर्फ लोगों ने ही नहीं, वहां पे जो लोग काम करते थे उन्होंने तो जान खोई, आसपास के जो लोग थे उन्होंने, और जो बच्चे पैदा हुए उन्हें भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज हुई। तो इसको हम समझते हैं कि क्या था। 2 दिसंबर 1984 को एक अमेरिकन कंपनी हमारे देश में आती है, वो यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है जो हमारे देश में आके अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करती है। कब? 1984 में, 2 दिसंबर 1984। अब ये फैक्ट्री क्या काम करती है? ये फैक्ट्री काम करती थी पेस्टिसाइड बनाने का। उस पेस्टिसाइड का जो मेन कंपोनेंट था, इंग्रेडिएंट था, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये उस पेस्टिसाइड का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस, कि अगर वो इनहेल हो जाए तो विद इन मिनट्स पर्सन कैन डाई। वो सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है और पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, सो 2 दिसंबर 1984 को अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री सिटी में जो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी उससे गैस लीक होना स्टार्ट होती है। ठीक है, और इन अ मैटर ऑफ 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डेड। ये लीकेज की डेट है, ये उस दिन स्टैब्लिश नहीं हुई थी फैक्ट्री, दैट इज द डे ऑन विच द लीकेज स्टार्ट। अब वो जो फैक्ट्री है, जो अमेरिकन कंपनी है, एक डेवलप्ड कंपनी की फैक्ट्री है, उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच नहीं किया। हमारे देश से जब उन्होंने अप्रूवल मांगा होगा, ऑफिसर्स वहां चेकिंग के लिए नहीं गए, उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक नहीं किया। क्यों इतना बड़ा मिसहैपनिंग हो गई? ठीक है, दोज हु सर्वाइव डेवलप क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये इतनी पॉइजनस गैस है कि कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों की तो डेथ हो गई, जो लोग बचे उनको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटीज हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा वियर्ड से एबनॉर्मलिटीज हो गई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनरली नॉर्मली ये लॉ होता है कि जब भी कोई ऐसी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाए जहां पे जो पॉइजनस गैस हो या कुछ ऐसा मटेरियल इंग्रेडिएंट उसमें हो जो बहुत ज्यादा हजार्डस हो या पॉइजनस हो, उन्हें आउटस्कर्ट में बनाया जाता है, पॉपुलस एरिया से दूर वो फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जाता है। बट ये फैक्ट्री सिटी के हार्ट में थी, भोपाल सिटी के सेंटर में, जहां पे आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। पहला तो लॉ वहीं ब्रेक हुआ। सेकंड, क्यों अब एक अमेरिकन कंपनी ने अपनी फैक्ट्री इंडिया में एस्टैब्लिश की? वो बाहर किसी भी देश में एस्टैब्लिश कर सकते थे, उसके बहुत से रीजन है जहां मैंने मेंशन किए। सबसे पहला आ जाता है चीप लेबर। हमारे देश में आपको लेबर बहुत कम दामों पे मिल जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम दामों पे आपको लेबर मिल जाती है। सो फॉरेनर्स आके यहीं पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। दूसरा, बाहर आप अगर कहीं पे भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे, अगर आप सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो लेबर वहां काम नहीं करेगी। बट इंडिया में वो केस नहीं है क्योंकि इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, लेबर को पता ही नहीं है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को किस तरह से, अगर ना हो तो उन्हें उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या उनकी कंपनसेशन बनती है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको बहुत इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दैट्स वाई जो फॉरेन कंपनीज आती है वो यहीं पर एस्टैब्लिश करती है, बहुत कम पे पर ज्यादा काम निकलवाती है। ठीक है, चीप, ना ही उनको अच्छे हाउसिंग फैसिलिटीज देनी पड़ती है, जो फॉरेन में अगर आप एस्टैब्लिश करते हैं तो लेबर क्लास को आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इन सब के थ्रू साथ ही वो अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे कम कर देते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड को और लो करके, क्योंकि कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, आपको अच्छी फैसिलिटीज देनी है, आपको मास्क प्रोवाइड करने हैं, पूरे गियर्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसमें एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा। और कंपनी का तो फोकस होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, और वो कैसे होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके। इसीलिए लेबर
सस्ती मिल जाए, उसे कम से कम पैसे देने पड़े, उन्हें कम से कम फैसिलिटी देनी पड़े, कम से कम स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े। ठीक है। इस चैप्टर में ये मेंशन है कि 1980 से 1984 तक जो वर्कर्स थे MIC में, उनको कम कर दिया गया। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए जनरली जो वर्कर्स हो उनकी छटनी कर दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स निकाल दिए जाते हैं, कम लोग होंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो लोगों को कम कर दिया गया, निकाल दिया गया। और जो ट्रेनिंग का पीरियड था, जो उनको ट्रेनिंग देनी थी उस फैक्ट्री को रन करने के लिए, उसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन उन्हें कितने दिन तक के दिया गया? 15 डेज, क्योंकि 6 महीने तक अगर वो उनको ट्रेनिंग देंगे तो तब तक काम रुका रहेगा, तो उन्होंने 15 दिन की ही ट्रेनिंग दी। यहां पे भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ, यहां पे हुआ दूसरा लॉ ब्रेक। ठीक है। अब अगर हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात करें, जो सिमिलर उनकी फैक्ट्री है वर्जीनिया में USA में, और भोपाल में जो फैक्ट्री बनाएगी उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कितना डिफरेंस था। ठीक है। वर्जीनिया में जो उनकी फैक्ट्री है वहां पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिग्नल्स थे कि अगर कहीं पे भी गैस लीक होगी तो एकदम से अलार्म बजेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम होंगे, सबको वार्निंग हो जाएगी। ठीक है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए प्लान्स बने हुए थे कि गैस लीक होगी तो सभी वर्कर्स को कहां से इमरजेंसी एग्जिट कराना है, किस तरह से इवैक्यूएट करना है। ठीक है। ये सब ऑलरेडी था, और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल था पॉल्यूशन को ट्रीट करने का, कि गैस लीक होगी तो किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाएगा। इनमें से कोई भी चीज, कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड भोपाल में नहीं था। ठीक है। कोई ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है। मैनुअल गॉजेस थे। ठीक है। मैनुअल, जो खुद जाके क्लोज करना है, ऑन करना है, कि इन केस अगर नॉर्मली वर्जीनिया में क्या था कि अगर गैस लीक होती है तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां पे वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो खुद सभी सप्लाई को बंद कर देगा। बट यहां क्या था भोपाल में कि अगर कहीं से गैस लीक होती है तो एक पर्सन को जाना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। एक तो ऑलरेडी इतनी पॉइजनस गैस है, देन हाउ कैन अ पर्सन रीच देयर विदाउट अ सेफ्टी, आप बोले प्रिकॉशन, मास्क, कुछ भी नहीं है उसके बिना। ठीक है। तो प्री प्लान कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन भी नहीं था। ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस का मेन रीजन वही है जैसा मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया जाए, तो उसकी वजह से ही ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है यहाँ पर नहीं बनाए गए थे। ठीक है। ओके, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द भोपाल गैस ट्रेजरी? सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो यूनियन कार्बाइड प्लांट था उसमें जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसा प्रोडक्ट केमिकल यूज हो रहा था, उसके हजार्डस नेचर को इग्नोर किया गया। म्यूनिसिपल ऑफिसर्स आए, जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली कोई भी फैक्ट्री होती है जहाँ पे कोई हजार्डस केमिकल हो वो आउटस्कर्ट पे बनाई जाती है। ठीक है। तो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स आए, उन्होंने चेकिंग की, स्टिल दे इग्नोर्ड दैट फैक्ट कि इट इज अ हजार्डस, इट कैन नॉट बी इन द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है। उस चीज़ को इग्नोर किया। साथ ही जब बहुत बार कंप्लेन की गई कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है मशीनरीज की, लीकेज के चांसेस है, स्टिल उस चीज़ को इग्नोर करके सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया गया बाय द अमेरिकन कंपनी, जिसका रिजल्ट बहुत सारे पुअर लोगों को भुगतना पड़ा बाय द लॉस ऑफ देयर प्रीशियस लाइफ। ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजरी। इसके बारे में और डिटेल में अगर आप वो सीरीज देखेंगे आप बहुत अच्छे से उसे समझ जाएंगे। दैट इज द रेलवे मैन। यहाँ पे बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 क्या कहता है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, बट इनोवेटिव आइडिया से, जहां से जो इन्वायरमेंट को है मिनिमम खतरा हो, इन्वायरमेंट को मिनिमम नुकसान हो, इस वे से हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है।
ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है उसके बाद बहुत से इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज बनाए गए हमारे देश में, क्योंकि उससे पहले इन्वायरमेंटल रिलेटेड लॉज बहुत ही वीक थे, उनका ध्यान नहीं रखा जाता था। बट जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतने लोगों ने जान अपनी गंवाई, उसके बाद बहुत से लॉज बनाए गए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ, उसी के अंदर आता है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा था इन 1991। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा पिछले चैप्टर में कि राइट टू हैव क्लीन वाटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, उसी तरह राइट टू हैव हेल्दी इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है। ठीक है, जिसमें पॉल्यूशन फ्री, आपको पॉल्यूशन फ्री वाटर मिले, एयर मिले, दैट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो सरकार का ये फर्ज बनता है, इसलिए सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं। अब अगर कोई भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना तो पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट्स ने दिवाली पे क्रैकर्स बर्स्ट करने पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। ऑड इवन का नंबर दिल्ली में स्टार्ट किया गया था कि एक दिन ऑड नंबर प्लेट्स की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर्स की। दैट इज जस्ट टू कंट्रोल पोल्यूशन। ठीक है, जो फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं या अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करती हैं, उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें बाहर शिफ्ट कर दिया गया। बट प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कंपनीज को बंद करके बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो पोल्यूशन वो बाहर क्रिएट करेंगे, वो सिटी के हार्ट में नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। तो फोकस क्या होना चाहिए कि हम ऑल्टरनेटिव मीन्स की तरफ जाएं, उन मीन्स की तरफ जाएं जहां से पोल्यूशन प्रोड्यूस ही कम हो। हम प्रोडक्शन के ऑल्टरनेटिव तरीकों को ढूंढें जहां से पोल्यूशन को जितना हो सके मिनिमाइज करें। जैसे फर्टिलाइजर्स की बात हुई, या आइसोसाइनेट बन रहा था वहां पर फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक वे तरीके ढूंढें, क्योंकि केमिकल्स ना सिर्फ उसके लीकेज से लोगों की जान गई, अगर वो पेस्टिसाइड यूज भी किया जाता है क्रॉप्स में तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ को डिटोरिएट ही करता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव वेज की तरफ, सस्टेनेबल वेज की तरफ जाना इज अ बेटर वे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट को आपको प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करे। इसके लिए ही बहुत से ट्रैफिक रूल्स भी बनाए जाते हैं, पोल्यूशन गाड़ियों का चेक किया जाता है। ठीक है, फाइन पे किया जाता है अगर लोग पोल्यूशन चेक ना कराएं, अगर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हों। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है जस्ट टू एंश्योर कि सबको उनका जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, वो मिले। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर, जहां पे 2 केस स्टडीज से हमने ये समझा कि पहला कि कानून बनाए जाते हैं ताकि सबको सामाजिक न्याय मिले, जो स्टेट है उसके हर नागरिक को न्याय मिले, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, उनको एक तरह का ट्रीटमेंट मिले। साथ ही हमने ये जाना कि जब कानून बनने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से ना हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में हमारे देश ने फेस किया है। तो लॉज की बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ ही हमारा क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम क्लास 9 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बट डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी और यहाँ से आपको बहुत कंटेंट मिलेगा जो आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये जो केस स्टडीज है ना, ये भी आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंटीग्रेटेड वे से आपको तैयारी करनी होती है और हर सब्जेक्ट को आपने इंटीग्रेट करके पढ़ना होता है और किसी भी कंटेंट को आप दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी इंटीग्रेट करके उनको लिख सकते हैं और अपने जो आंसर्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।